हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज से इस क्लास में हम जीके, जीएस और जीए के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। ओके, हर किसी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको मेरे साथ क्लास के स्टार्ट से एंड तक आपको मेरे साथ में बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए, अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ये क्लास आपकी डेली चलने वाली है। ओके, तो प्लीज अपना अच्छे से साथ बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी? तो देखिए, जो आपका पाटलिपुत्र शहर है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये आपके रखी थी किसने? राजा उदयन ने। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजा उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, राजा उदयन ने दो नदियां, कौन कौन सी? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। और इसके बाद में क्या है कि मुगल साम्राज्य में केंद्रीय स्थान होने की वजह से उन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुरु महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कुरु जो महाजनपद है, इसकी आपको राजधानी बतानी है, कैपिटल बतानी है, कौन सी थी? तो ये थी आपकी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जनपद और महाजनपद 600 बीसी की राज्य पद्धति की जो राज्य पद्धति है उसको दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। महाजनपदों के उद्भव की जो प्रक्रिया है वो कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों और परिणाम स्वरूप सामाजिक राजनीतिक विकास के दौरान ये शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी पक्ष का था? तो यहाँ पर आपको चरमपंथी पक्ष का नेता बताना है, कांग्रेस का नेता कौन सा था? तो देखिए, दो पक्ष थे आपके, नरमपंथी और चरमपंथी। उनको आगे हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरबिंदो घोष। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1907 की सूरत सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, दो ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गई थी। एक आपका ग्रुप था कौन सा? चरमपंथी, और दूसरा था नरमपंथी। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नरमपंथी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे और चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चरमपंथी पक्ष था उसमें कौन कौन से नेता थे। तो देखिए, ये कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, जयनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त चरमपंथी नेता थे। तो इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व है, यानी कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट उपस्थित होता है? तो यह आपका होता है कौन सा? सिलिकॉन। ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सिलिकॉन जो है दूसरे नंबर पर उपस्थित होता है और जो एल्यूमिनियम है वो तीसरे नंबर पर उपस्थित होता है। यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में सिलिकॉन होता है और सबसे कम होता है एल्यूमिनियम। तीनों के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर इनकी परसेंट भी आपको दी गई कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, सिलिकॉन कितनी परसेंट होता है, एल्यूमिनियम कितनी परसेंट होता है। तो सभी की परसेंट भी आपको यहाँ पर दी गई है, अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए, आपको खरीफ की फसल यहाँ पर बतानी कौन सी नहीं है। तो यह आपकी नहीं है, कौन सी? जो। ऑप्शन डी आप राइट हो जाएगा। जबकि चावल, मक्का और कपास ये तीनों ही खरीफ की फसल है, लेकिन जो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की फसल है।
तो देखिए यहाँ पर आपकी रबी की फसल कौन कौन सी है, तो ये है गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, अलसी, ये सभी आपकी रबी की फसल है। उसके बाद में खरीफ की फसल आपकी है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए आपका जो नागार्जुन सागर बांध है ये बनाया है कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया एक चिनाई वाला क्या है, बांध है। और देखिए जो गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश और नलगोंडा जिले तेलंगाना के बीच की सीमा का विस्तार करता है, कौन सा, नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी पूछी गई है, कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पावर, यानी कि शक्ति। जो शक्ति है वो एक आपकी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदिश राशियां किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिणाम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लंबाई, गति, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व यानी कि डेंसिटी, ये सभी क्या है आपकी अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां कौन सी होती हैं, तो देखिए सदिश राशियों को परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उनको दर्शाने के लिए परिणाम के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वो होती है आपकी सदिश राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो क्या उसमें चेंज होता है, आपको बताना है। तो देखिए आपको सबसे पहले वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है P = mv। क्या होता है, P = mv इसका फॉर्मूला होता है, जहां P आपका संवेग होता है, m आपका मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, और v आपका वेलोसिटी होता है यानी कि वेग होता है। तो आपको कहा गया है कि जब वेग को हम दोगुना कर दें, डबल कर दे, तो उसमें क्या चेंज होगा। तो आपका जो P है यानी कि संवेग है वो भी कैसे होगा, डबल वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इसका जो संवेग है वो भी दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि वे। तो आपको रीजन बताना है कि जो कपड़े होते हैं हमें सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं। तो देखिए शरीर की उष्मा को ये बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। शरीर की जो हमारी उष्मा होती है, हीट होती है, उसको बाहर जाने से ये रोकते हैं, इसलिए जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम किसका एक अयस्क है। तो यहाँ पर आपको अयस्क पूछा गया है, जो जिप्सम है वो किसका अयस्क होता है। तो ये आपका होता है किसका, कैल्शियम का। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। और देखिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इनकी रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है क्या, CaSO4.2H2 इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है जिप्सम का। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है, और इसके अलावा प्लास्टर, ब्लैक बोर्ड या फिर फुटपाथ चाक और ड्राइवॉल के रूप में क्या किया जाता है, मुख्य घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक सल्फाइड जो यानी कि फॉस्फाइड जो है वो एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है, और इसका जो उपयोग है वो कर्तनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो देखिए आइसोटोप आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एट्रियम। जो एट्रियम होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होता है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होते हैं, इससे आइसोटोप होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं।
और देखिए आपके जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, जो फर्स्ट आपका होता है प्रोटियम, ये एक कैसा होता है, स्थिर आइसोटोप होता है। जबकि ड्यूटेरियम क्या होता है, ये इसको भारी पानी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। ओके, और तीसरा आपका जो है ट्राइटियम, ये रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको संविधान का वो पार्ट बताना है, भाग बताना है कौन सा है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करता है, संबंधित होता है। तो ये आपका है कौन सा संविधान, यानी कि भारतीय संविधान का पार्ट आपका है ये 4th नंबर का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पार्ट 4th। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। अब चलिए थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं सभी पार्ट्स के बारे में। तो सभी पार्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए पार्ट फर्स्ट आपका है कौन सा, संघ और उसके क्षेत्र का, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये दिए गए हैं। सेकंड पार्ट आपका है नागरिकता को लेकर के, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। उसके बाद में थर्ड पार्ट आपका है मूलभूत अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फोर्थ पार्ट आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और आपका जो लास्ट पार्ट है कौन सा, पार्ट 4th A, ये आपके मूल कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 51A में है। तो सभी मैंने आपको बता दिया आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो ये बन गई कौन, अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए भारतीय अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई है। 30 साल की सिन्हा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई है। कौन, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षर पुस्तक का लेखक है? तो यहाँ पर आपको लेखक बताने हैं, मुद्राक्षर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं कौन, विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए मुद्राक्षर विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का नाटक है, जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम को क्या करता है, ये बताता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर, बेंगलुरु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो स्थापना की थी वो की गई थी 1969 में, इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको, गोपाल हरि देशमुख को। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के क्या है, एक लेखक थे। उनका मूल उपनाम क्या था, सिद्धाय था। क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मूल उपनाम था वो सिद्धाय था। वतन जो परिवार को मिलता था के कारण परिवार को क्या हुआ, बाद में देशमुख कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारतीय कौन से देश के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत कई जो संप्रभु देश हैं उनके साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका। इन सभी में से बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा लगती है, कितनी, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भारतीय नेपोलियन के रूप में? तो ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं
इतिहासकार एवी स्मिथ ने इन्होंने अपने दरबारी और कवि हरिसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशांति से ज्ञात अपनी महान सैन्य विजय के कारण इस नाम से बुलाया गया, जो उन्हें 100 लड़ाइयों का नायक भी बताते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश के क्या थे? समुद्रगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना और शेयर करना और अच्छा अपना सपोर्ट बना के रखना, ताकि ये क्लास आपकी रेगुलर चलती रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसे प्रकाशित किया? तो एनी बेसेंट के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया है बताना है यहाँ पर आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। किसको किया गया है? कॉमनवेल्थ को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 2 समाचार पत्र कौन कौन से? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की क्या की थी? स्थापना की थी। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए आपके जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है वो अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था अक्टूबर 24 को 1945, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का हथियार कहां आजमाया था? तो देखिए ये किया गया था कहां पर? चंपारण में। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का जो हथियार अपनाया था, आजमाया था, वो चंपारण में आजमाया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए 1915 में भारत लौटने पर अपने शस्त्रागार में सुरक्षित सत्याग्रह के हथियार के साथ दक्षिण अफ्रीका में 21 साल की यात्रा के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण में भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। कहां पर? चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और यानी कि हीरे कोहिनूर को किसके द्वारा ले जाया गया था? जो हमारा प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन था और कोहिनूर का जो हीरा था, उसको सबसे पहले किसके द्वारा ले जाया गया था? तो देखिए ये ले जाया गया था किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा था? मयूर सिंहासन। अब देखिए मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध आभूषणों वाला सिंहासन था जो भारत के मुगल सम्राटों का आसन था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को नादिर शाह द्वारा ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो देखिए जो भगवत गीता है उसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो वो आपको बताना है। तो देखिए ये किया था किसने? चार्ल्स विलिकंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विलिकंस ने। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1785 में भगवत गीता का पहली बार चार्ल्स विलिकंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लॉर्ड वारेन हास्टिंग के साथ भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल के परिचय के साथ भगवत गीता या फिर संवाद के अंश के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। किसको? भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह की स्थिति जब वह सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसे कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कोई भी जो ग्रह है उसकी जो स्थिति है वह सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको बोला जाता है उपसूर्य। क्या बोलते हैं? उपसूर्य। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इसको तो बोलते हैं उपसूर्य, यानी कि जब सूर्य की वह स्थान जहां ग्रह सूर्य से क्या है? सबसे निकट है, तो उस स्थिति को बोलते हैं उपसूर्य। जब ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है तो उसको बोलते हैं अपसूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आपको पता नहीं कौन थे वो जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो देखिए ये थे कौन? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, इंसान में अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो देखिए जो अल्जाइमर रोग होता है, डिजीज होती है, वो किससे संबंधित होती है, वो कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो ये करती है आपकी किसकी, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उनको ये प्रभावित करती हैं, उससे संबंधित होती है अल्जाइमर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो यहाँ पर आपको बताना बैंक दर क्या होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है। तो ये होती है आपकी बैंक दर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैंक दर आधिकारिक ब्याज दर को संदर्भित करती है, प्रदर्शित करती है, जिस पर आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करती है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, वाणिज्यिक या फिर सहकारी बैंक, विकास बैंक, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संवैधानिक उपचार अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए जो संवैधानिक उपचार अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत आता है। इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस बैंक के साथ भारत सरकार ने 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नोवेल कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया का क्या करेगा, समर्थन करेगा। तो ये किसके साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एडीबी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए एडीबी की जो स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी, और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो ये हैं 68 इसमें टोटल सदस्य हैं, जिनमें से आपके 49 जो है वो एशियाई क्षेत्र से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस संगठन ने टेड्रस इन वर्ल्ड मिलिट्री यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो ये कौन से संगठन के द्वारा जारी की गई है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये जारी की गई इस रिपोर्ट को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और डिटेल में इसके बारे में आप थोड़ा जान सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2019 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्च करता है कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर आधारित रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यह योजना आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना को शुभारंभ किया यानी कि प्रारंभ किया है। अब देखिए इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं, और देखिए सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये भुगतान करेगी, यानी कि एक मास्क के उनको 11 रुपये सरकार देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, गैर बैंकिंग कंपनी जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी मिली है, तो कौन सी है? तो ये आपकी ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो कौन से देश के द्वारा किया गया है मृत्यु दंड को यहाँ पर समाप्त? तो इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर इंडिया रेटिंग्स? तो देखिए यहाँ पर आपको जीडीपी ग्रोथ बतानी है कब की, फाइनेंशियल ईयर यानी कि कौन सा 2020-21 की आपको यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो कितनी रही है? तो देखिए ये रही है आपकी 3.6%, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं डिटेल में। और देखिए इसका जो रीजन बताया गया है कि इतनी कम क्यों रही है, तो देखिए इसका मुख्य कारण कोविड-19 का प्रकोप और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रव्यापी जो बंदी है उसको ये रीजन बताया गया है, मेन रीजन ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये ऐप प्रवासी राहत मित्र? तो ये किया गया आपकी किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा इस ऐप के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने समन्वय में यानी कि इसको विकसित किया है। अब देखिए उन्होंने सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा और उनके कौशल के अनुसार नौकरी पाने में भी ये मदद करने वाला है, जिसमें वो क्या करेगा? डाटा को एकत्रित करेगा, कलेक्ट करेगा। तो ये ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भुगतान कंपनी ने कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लैमार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? तो देखिए ये की गई किसके साथ में? भारत पे के साथ में ये साझेदारी की गई है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीमा उन दुकानदारों के लिए है जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से सबसे अधिक क्या है? प्रभावित हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए भारत में फंसे नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को? तो ये आपका लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। और देखिए इसकी एक वेबसाइट है जिसका पता आपको होना चाहिए। तो देखिए यह है strandedinIndia.com, इसका क्या है? वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसने भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है? तो ये ली गई किसके द्वारा? संजय कोठारी ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाई गई एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी क्या है? संस्था है। 2003 में संसद ने कानून बना करके सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आज इस क्लास में हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है आज से, उनमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। तो देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो ये क्लास आपकी डेली चलने वाली है। ओके, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना, और डेली क्लास में आपको आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है रात को 9 बजे।